Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is me, Muhammad Asif Zib. Today we are going to discuss another important topic, and the topic is blood smear preparation and its staining. Blood smear preparation or risky staining. We will also perform a practical demonstration of blood smear preparation and then its staining. Objective of the today's lecture is by thorough examination of peripheral blood smear we can get the following useful informations, and that is a leukocyte estimation, that we can estimate that how much leukocytes are present in the peripheral smear. Although leukocyte estimation is basically performed through instrument, either through Sysmex or Medonic or Mindray or other hematological instruments, but we can just assess that leukocyte count may be 10,000 or 12,000 or 6,000. It is just estimation, rough estimation. इसके अलावा पेरिफेरल स्मेयर से आरबीसी और प्लेटेट की मॉर्फोलॉजी का अंदाज़ा भी होता है कि आरबीसी की मॉर्फोलॉजी यानी माइक्रोसिटिक है या हाइपोक्रोमिक है, टीयर ड्रॉप सेल्स हैं या टारगेट सेल्स है या ओवल मैक्रोसाइट्स हैं या हाइपोक्रोमिया मौजूद है, सिकल सेल है, तो ये आरबीसी मॉर्फोलॉजी। प्लेटेड मॉर्फोलॉजी कि प्लेटेड टीनी प्लेटेड है या जॉइंट प्लेटेड इसमें मौजूद हैं, तो पेरिफेरल स्मेयर से हमें इसका अंदाज़ा भी हो जाता है और इसके बेस पे हम अनीमियाज वगैरह की डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट वो भी पेरिफेरल स्मेयर के थ्रू हम करते हैं। इसी तरह observation for the presence of abnormal cells like WBC, if there is some abnormal cells present like blast cell or promyelocyte or myelocyte या मेटामाइलोसाइट या दूसरे abnormal cells अगर पेरिफेरल स्मेयर पे मौजूद है, जैसे प्लाज्मा सेल्स अगर पेरिफेरल स्मेयर में आ गया या ल्यूकीमिक सेल्स हैं, तो भी पेरिफेरल स्मेयर के ज़रिए हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह आरबीसी की एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब ये है कि हमारे पास पोकिलोसाइटोसिस अगर इसमें मौजूद है, और पोकिलोसाइटोसिस हमने कहा था कि वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी लाइक टीयर ड्रॉप सेल्स अगर मौजूद हैं, इसी तरह स्फीरोसाइट्स मौजूद है या सिकल सेल मौजूद हैं। इसी तरह प्लेटेड एस्टिमेशन जस्ट एस्टिमेशन है, कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है, जबकि पेरिफेरल स्मेयर के ज़रिए हमें जस्ट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा होता है। एक और चीज़ पेरिफेरल स्मेयर से प्लेटेड एस्टिमेशन कि अगर सीवीसी में प्लेटेड काउंट कम है लेकिन जब हम स्मेयर देखते हैं तो उसमें प्लेटेड एग्रीगेशन मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि प्लेटेड काउंट पेरिफेरल स्मेयर पे ज़्यादा है जबकि इंस्ट्रूमेंट ने कम दी है, तो इसको हम सोडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इसी तरह पेरिफेरल स्मेयर से मलेरियल पैरासाइट्स भी हम इसको देख सकते हैं लाइक प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम या प्लाज्मोडियम आइवेक्स, तो ये भी पेरिफेरल स्मेयर के थ्रू हम देखते हैं। Thus, a peripheral smear can be used in screening of illness, in the diagnosis of hematological and non-hematological conditions, and to monitor patients' response to therapy. Response to therapy mostly जो ल्यूकेमिक पेशेंट्स होते हैं उनको थेरेपी दी जाती है, तो थेरेपी के बाद उसके सेल काउंट देखते हैं कि आया पेशेंट्स जो है पेशेंट्स ट्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर एक ल्यूकेमिक पेशेंट है उसको थेरेपी दी गई और उसके ब्लास्ट सेल्स कम हो रहे हैं, तो इस मीन्स कि थेरेपी रिस्पॉन्स हो रही है, तो ये भी पेरिफेरल स्मेयर के थ्रू हम करते हैं। So types of peripheral blood smear, there are basically two types of peripheral blood smear. Number one, sponge smear and witch smear. इसी तरह एडिशनल टू टाइप्स और भी मौजूद है। अगर हम पेरिफेरल स्मेयर बफी कोट से बनाएं या थिक स्मेयर हम मलेरियल पैरासाइट्स के लिए करते हैं। बफी कोट यूजुअली जब WBC का काउंट 1000 से कम हो तो फिर हम बफी कोट से बनाते हैं। तो WBC काउंट अगर 1000 से कम है तो फिर हम बफी कोट से स्मेयर बनाते हैं और देखते हैं। यूजुअली बफी कोट से ये कॉमन मेथड नहीं है, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल सेल्स मौजूद है और WBC काउंट कम है, डिफरेंशियल उसका नहीं हो सकता, तो फिर हम बफी कोट से स्लाइड बनाते हैं।
विच स्मेयर एक कॉमन मेथड है जो कि आम लैब्स में यूज़ करते हैं, तो कॉमनली यूज एंड प्रेफर्ड मेथड। इसी तरह सिंपल है, लेबल भी इसको इजीली हम कर सकते हैं, और कॉमन मेथड है, इसलिए ये मोस्टली विच स्मेयर लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है। नॉट इजीली ब्रोकन एक एडिशनल इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन मोस्टली चूँकि एक कॉमन मेथड है, हर जगह पर परफॉर्म हो रही है, इसलिए विच स्मेयर कॉमन के लिए कॉमन मेथड के तौर पर हम यूज़ करते हैं। विच स्मेयर कैसे प्रिपेयर करते हैं कि आपने सीबीसी में ब्लड लिया एडीटीए में, उसको प्रॉपरली मिक्स किया, आपने एक आम स्लाइड ली, उस स्लाइड पे आपने एक ड्रॉप डाला, एक ड्रॉप डालने के बाद एक स्प्रेडर के ज़रिए आपने उस ड्रॉप के ऊपर रखा और इसको पुश किया जैसे ये, लेकिन एंगल इसका 30 एंगल होना चाहिए। 30 एंगल से ये है कि 30 एंगल से जो स्लाइड है वो प्रॉपरली बन जाती है, जो कि रिकमेंडेड है। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसकी एज भी बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर हम 30 एंगल यूज़ नहीं करते, एंगल को हम बढ़ा देते हैं, 45 एंगल पे हम बनाते हैं स्लाइड को। लेकिन अगर एज भी बहुत ज़्यादा कम है तो फिर एंगल को हम और बढ़ा देते हैं, और एंगल को हम फिर 60 एंगल से फिर उसकी स्लाइड बनाते हैं, तो उससे स्लाइड 2/3 ऑफ द स्लाइड बन जाएगी, स्मेयर जो है वो 2/3 ऑफ द स्लाइड बन जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्मेयर कि क्या होना चाहिए। नंबर 1, ये एक पेरिफेरल स्मेयर है, ये वाला, ये इस स्लाइड के 2/3 है। यहाँ से अगर हम इस स्लाइड को काउंट करें, क्योंकि ये जगह लेबल के लिए है, इस स्लाइड को कहते हैं फ्रोस्टेड स्लाइड, यहाँ पर लेबल करते हैं हम। तो ये स्लाइड 2/3 ऑफ द स्मेयर 2/3 ऑफ द स्लाइड होना चाहिए, मार्जिन फ्री होना चाहिए, ये साइडों को टच नहीं करना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम डीएलसी करते हैं इस स्मेयर पे, तो डब्ल्यूबीसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंशियल लिकोसाइड प्रॉपरली करते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी इस स्लाइड की ये है कि इसके 3 पोर्शन होते हैं। नंबर 1, ये पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं टेल। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी बॉडी कंसिडर की जाती है, और ये इसका हेड। तो ये जगह जो है ये थिक है, ये जगह बहुत ज़्यादा थिन है, और ये मीडियम है। तो जो रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी है वो हम बॉडी में करते हैं इस पोर्शन पे। डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी भी या डिफरेंशियल लिकोसाइड भी इसी बॉडी में करते हैं, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर मॉर्फोलॉजी करनी हो तो फिर हम थोड़ा सा टेल पे चले जाते हैं। ये और स्लाइड्स हैं, जैसे ये स्लाइड है, इसको अगर हम देखें तो इसमें ये मार्जिन फ्री नहीं है। इसमें ये है कि ये जो स्प्रेडर है वो रफ यूज़ हुआ है, तो जितने भी डब्ल्यूबीसीज होंगे वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, डिफरेंशियल लिकोसाइड इसमें प्रॉपरली नहीं होगी। इस स्लाइड को अगर हम देखें, इसमें रफ एंड टफ मौजूद है। ये स्लाइड बहुत ही छोटा है, और ये स्लाइड तकरीबन ये स्लाइड कुछ बेहतर है बनिस्बत दूसरों स्लाइड के। स्पन मेथड एक एटोमेटेड मेथड है, और इसमें क्या है कि 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो है वो एक ग्लास स्लाइड्स पे रखी जाती हैं, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट इसको सेंट्रीफ्यूज कर दे देता है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इससे इंस्ट्रूमेंट एक स्लाइड बना देता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्पन मेथड ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। लेबल, अगेन लेबल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इससे हम लेबल स्लाइड को करें। लेबल को करने के लिए हम लेड पेंसिल यूज़ करते हैं कि प्रोस्टेट स्लाइड पे हम पेशेंट का नाम, उसका एमआर नंबर और वो लिखते हैं स्लाइड पे, ताकि प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन हो। अगर प्रॉपरली हम लेबल ना करें तो फिर कभी कभार ये होता है कि मिसप्लेस हो जाता है स्लाइड, या एक पेशेंट की स्लाइड दूसरे पेशेंट्स के स्लाइड के साथ मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से रिपोर्ट फिर खराब, और रिपोर्ट पेशेंट को प्रॉपरली नहीं मिलता। नाउ स्टेनिंग, व्हाट इज स्टेनिंग? स्टेनिंग
बेसिकली इसमें हम यूज़ करते हैं डाइस जो कि कलर के लिए है। तो स्टेनिंग वो प्रोसीजर है जिसमें हम मुख्तलिफ सेल्स के मुख्तलिफ पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो हमें कलर कंट्रास्ट देते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टेनिंग, और इसमें हम यूज़ करते हैं डाई। तो स्टेनिंग आर दोज डाइज विच गिव कलर कंट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज स्टेनिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं रूटीन स्टेनिंग, दूसरे को हम कहते हैं स्पेशल स्टेनिंग। रूटीन स्टेनिंग रोमनोवस्की स्टेन है जिसमें लिशमन स्टेन है, राइट स्टेन है, जेम्स स्टेन है और फील्ड स्टेन है। स्पेशल स्टेन आर दो स्टेन्स विच बेसिकली स्टेन स्पेशल पार्ट ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल रेटिक स्टेन, तो रेटिक स्टेन सिर्फ आरएनए को स्टेन करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज बेसिकली स्पेशल स्टेन। तो स्पेशल स्टेन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो में, एंजाइमेटिक स्टेन और नॉन एंजाइमेटिक स्टेन्स। एंजाइमेटिक स्टेन यानी वो स्टेन जो कि एंजाइम्स के थ्रू वो स्टेनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एमपीओ, माइलोपेरोक्सीडेज और एस्टरेजेस। एंजाइमेटिक स्टेन में बेसिकली इसमें हम जो स्टेन यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, वो एमपीओ को स्टेन करती है और एमपीओ प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ द डब्ल्यूबीसीज में मौजूद होते हैं। तो चूंकि प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को सिर्फ स्टेन करते हैं और ये स्टेनिंग, इसलिए इसको हम कहते हैं स्पेशल स्टेन। और चूंकि ये एंजाइम्स को स्टेन करते हैं, यानी एंजाइम कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स को स्टेन करते हैं, इसलिए हम इसको एंजाइमेटिक स्टेन कहते हैं। नॉन एंजाइमेटिक स्टेन जिसमें एंजाइम्स को स्टेन नहीं किया जाता है, यानी एंजाइम कंटेनिंग सेल्स या ऑर्गन्स को स्टेन नहीं करते, जैसे रेटिक स्टेन, सूडान ब्लैक बी स्टेन या पीएस स्टेन। तो रेटिक स्टेन चूंकि ये सिर्फ आरएनए को स्टेन करती है और नॉन एंजाइमेटिक स्टेन है, इसलिए इसको हम स्पेशल स्टेन की कैटेगरी में ऐड करते हैं। स्टेनिंग से पहले एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सेल्स को फिक्स करते हैं, या मेथनॉल से या मिथाइल अल्कोहल से या एब्सोल्यूट एथेनॉल से। इससे हम जो पेरिफेरल स्मेयर है उसको फिक्स करते हैं। फिक्सेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि जो पेरिफेरल स्मेयर है वो स्लाइड के साथ फिक्स हो जाए और ड्यूरिंग वॉशिंग वो रिमूव ना हो, तो इसलिए हम इसको फिक्स करते हैं। ये हमारे पास है पेरिफेरल स्मेयर, उसके कुछ पिक्चर्स हैं। तो इसको हमने स्टेन किया है और अगर हम देखें तो हमें ब्लू कलर और रेड कलर और फिर पर्पल कलर, ब्लू कलर हमें नज़र आ रहे हैं। तो चूंकि ये हमें मुख्तलिफ सेल्स की डिफ्रेंशिएशन देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टेन कहते हैं। ये एक लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट की अगर हम देखें तो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस पर्पल कलर का है या ब्लू कलर का है, जबकि इसका साइटोप्लाज्म लाइट ब्लू कलर का है। ये आरबीसीज हैं। ये आरबीसी पिंक कलर के नज़र आते हैं और इसमें सेंट्रल पेलर एरिया मौजूद है। ये तीन जो सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं, इसी तरह ये हैं, इसी तरह ये हैं। तो ये तीन सेल्स ये बेसिकली प्लेटलेट्स हैं। तो इसलिए इन सब की मॉर्फोलॉजी हमें नज़र आती है। अगर इस सेल को हम देखें, न्यूट्रोफिल है, 1 2 3 4 5 6 लोब्स इसमें मौजूद है और ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है जो कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में नज़र आता है। और ये आरबीसीज हैं। इस तरह ये न्यूट्रोफिल है, इस तरह ये न्यूट्रोफिल है। स्टेनिंग ब्लड स्मेयर आर यूजुअली स्टेन बाय रोमनोवस्की स्टेन। रोमनोवस्की स्टेन को रोमनोवस्की स्टेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रोमनोवस्की था, उसने डिस्कवर किए थे, इसलिए उसको रोमनोवस्की स्टेन्स कहते हैं। और रोमनोवस्की स्टेन में मिथाइलिन ब्लू एंड यूसिन यूज होते हैं। इसके प्रिंसिपल क्या है इसका, रोमनोवस्की स्टेन का, कि दिस स्टेन कंटेन यूसिन वाई यानी यूसिन स्टेन विच इज़ एन एसिडिक आयनिक डाई and azar B and other thiazine dyes yani methylene blue which are basic cation. When diluted in buffer water, ionization occur. Eucin stain basic component of the blood cells which is pink. Azar B and other methylene blue derived dye stain acidic component of the cells. तो प्रिंसिपल इसका क्या है कि इसमें हम दो स्ट्रेन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं यूसिन और एजार बी या मिथाइलिन ब्लू। ये दो, यूसिन एक एसिडिक डाई है, मिथाइलिन ब्लू एक बेसिक डाई है। तो यूसिन चूँकि एसिडिक डाई है, ये बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को स्टेन करेगा, जबकि मिथाइलिन ब्लू एक बेसिक डाई है और ये एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को स्टेन करेगा।
तो अगर हम इस पिक्चर में, जो कि हम बैक पे थोड़ा सा चले जाएं, इसमें हम देखें, इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि ये न्यूक्लिक एसिड से निकला है। ये पर्पल जो कलर हमें नज़र आ रहा है न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लिक एसिड है, तो ये एसिडिक कंपोनेंट है। हमने कहा कि मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई है, तो ये एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को स्टैंड करेगा, और और जो न्यूक्लियस है, चूँकि इसमें न्यूक्लिक एसिड है, एसिडिक कंपोनेंट है, इसलिए मिथाइलिन ब्लू ने न्यूक्लियस को स्टैंड किया। साइटोप्लाज्म में मोस्टली चूँकि प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स, साइटोप्लाज्मिक जो प्रोटीन्स है वो बेसिक कंपोनेंट वाले हैं, प्रोटीन्स हैं, उसकी पीच जो है वो बेसिक है, इसलिए यूसिन जिसको हमने कहा कि ये एसिडिक डाई है, इसलिए इसने बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल यानी साइटोप्लाज्म को स्टैंड किया, इसलिए हमें एरिथ्रोसाइट जो है वो पिंक नज़र आ रहे हैं। तो ये है यूनिवर्सिटी स्ट्रेन्स के प्रिंसिपल। जितने भी यूनिवर्सिटी स्ट्रेन्स हैं, 4 यूनिवर्सिटी स्ट्रेन्स हैं, जैसे लेशमैन स्ट्रेन, जिम्सा स्ट्रेन, राइट स्ट्रेन और फील्ड स्ट्रेन। इन सब के प्रिंसिपल यही है। मोस्टली जो कॉमन मेथड है लेशमैन स्ट्रेन और जिम्सा स्ट्रेन मोस्टली लेबोरेटरी में यूज़ होता है। फील्ड स्ट्रेन ये सिर्फ मलेरियल पैरासाइट के लिए स्पेसिफिक था उस टाइम में, और ये जल्दी हो जाता है। जिम्सा स्ट्रेन और इसकी प्रोसीजर, यानी आपने किस तरह इसके जो जिम्सा स्ट्रेन बनाना है, किस तरह बनाना है कि आपने 1 ग्राम पाउडर लेनी है जिम्सा स्ट्रेन की, और आपने इसको एक ग्राइंड करना है ग्राइंडर में, एक फ्लास्क में, या उसमें आपने इसको प्रॉपरली ग्राइंड करना है, जिसकी कैपेसिटी 250 ml हो। आपने इसमें 100 ml मेथनॉल ऐड करना है। 100 ml मेथनॉल इस फ्लास्क में ऐड करके इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको वार्म करें। वार्म करने के बाद 15 मिनट के लिए इसको वार्म करें और इसको प्रॉपरली शेक करें, फिर इसको फिल्टर करें, और ये स्ट्रेन यूज़ है, अब यूज़ के काबिल है। मतलब दोबारा कि 1 ग्राम पाउडर आपने लेनी है जिम्सा स्ट्रेन की, उसको आपने ग्राइंड करना है ग्राइंडर में, फिर इसको 250 ml जो फ्लास्क है उसमें ऐड करना है, और उसमें 100 ml मेथनॉल ऐड करके इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वार्म करें 15 मिनट के लिए, फिल्टर करें, और अब ये यूज़ के काबिल है। लेशमैन स्ट्रेन के प्रोसीजर भी वैसे ही है, यानी 2 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन, जिस तरह जिम्सा प्रोसीजर है उसी तरह लेशमैन स्ट्रेन का प्रोसीजर भी ये सही है। बफर में डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 3.76 ग्राम और पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 2.1 ग्राम, इसको 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करें, इसका pH 6.8। लेशमैन स्ट्रेन की प्रोसीजर, एक स्लाइड लें, इसको मेथनॉल से 2 मिनट के लिए फिक्स करें, फिर ड्राई करें, इसको रैक पे रखें और इस पे लेशमैन स्ट्रेन ऐड करें। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, फिर इसके बाद 2 मिनट के बाद इस पे बफर ऐड करें, 10 मिनट के लिए इसको रहने दें। 10 मिनट के बाद इसको टेप वाटर से वॉश करें, क्लीन करें इसका बैक साइड और एयर ड्राई करें, और अब ये माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको फिर देख सकते हैं। जिम्सा स्ट्रेन के प्रोसीजर, हमने 1:9 डाइल्यूशन जिम्सा स्ट्रेन लेनी है, यानी 1 पार्ट जिम्सा स्ट्रेन का 9 पार्ट डिस्टिल वाटर। स्लाइड को फिक्स करें, इसको रैक पे रखें या कॉपलिंग जार में रखें, 10 से 15 मिनट के लिए इस जिम्सा स्ट्रेन में, जिसकी हमने 1:9 डाइल्यूशन बनाई है, और फिर इसको टेप वाटर से वॉश करें और एयर ड्राई, और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।